Hello students, welcome to my channel Study English with Minal Joshi. So today we are going to discuss about a very famous play Tughlaq, which has been written by Girish Karnad. Girish Karnad is a very famous Indian English playwright. So let's start the video. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंडियन इंग्लिश प्ले राइट गिरीश कर्नाड के एक बहुत ही फेमस प्ले तुगलक के बारे में। यह है एक 14th सेंचुरी के एक एम्परर मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी है, जो अपने सनकी मिजाज, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स और नाकामयाब डिस्कशन के लिए जाना जाता था। उसने अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि उसके क्या क्या अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं। उसने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनसे कुछ एक है जैसे कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई। और जान तो गई, उसने अपने पूरे साम्राज्य को जोखिम में डाल दिया, उसके राजकोष को खाली कर दिया, इकोनॉमिकली बहुत ही लॉस्ट कर दिया उसने। दूसरा उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो है कि ना, जो फर्टाइल भूमि थी दोआब, जो गंगा और जमुना के मैदान के साइड में थी, वहाँ उस भूमि पर उसने टैक्स लगा दिया। और कब लगाया? जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। हालांकि वहाँ के किसान बहुत अमीर थे, लेकिन जब टैक्स लगाता तब वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन उसने टैक्स लगा के उनको और नाराज़ कर दिया और वहाँ के लोग भूखों मरने लगे। और उसने अपने ही राज्य में एक अचानक से तांबे की करेंसी लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से बहुत से लोग नकली तांबे के सिक्के बनाने लग गए घर के अंदर ही। और फिर ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो उसने अपने राजकोष से लोगों को सोने के सिक्के बंटवाए। इस तरह की चांदी की दिनार, ये सब उसने लॉन्च करवा के बहुत ही बड़ी गलती करी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट थे उसने अपने जीवन में करे। ये जो प्ले है वो एक उस समय के कंटेम्प्रेरी जो कह सकते हैं कि सिचुएशन थी, जैसे कि नेहरूवियन एरा था, उससे रिलेटेड तुगलक और नेहरू जी के जो आइडियलिस्टिक विचार थे उनके बीच में एक सामंजस्य बताता है कि किस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 2 साल 3 साल बाद तक भी लोगों को बहुत ही अच्छे या फिर बहुत ही बुरे परिणाम झेलने पड़े थे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले गिरीश कर्नाड के बारे में। स्टूडेंट, गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को मुंबई में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जून 2019 को कर्नाटक बेंगलुरु में हुई थी 81 ईयर्स में। ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ राइटर, प्ले राइटर एंड आल्सो ही हैज़ वर्कड इन साउथ इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड। उनका पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड था, क्योंकि उनके पिताजी का नाम डॉक्टर रघुनाथ था, इसीलिए उनका नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड भी माना जाता है। वो मॉडर्न एज के राइटर थे 1961 से 2019 तक, और उन्होंने बहुत सारे फिक्शन प्ले लिखे हैं अभी तक। उनके जो कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर हैं वो इस तरह है: बादल सरकार जो बंगाली राइटर थे, और विजय तेंदुलकर जिसके मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, कन्यादान, वो मराठी राइटर थे, और मोहन राकेश, ठीक है, वो एक हिंदी राइटर थे। गिरीश कर्नाड जी के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं कि वो नेहरूवियन विचारधारा से प्रभावित थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत से कंट्रोवर्शियल प्ले लिखे हैं। तो तुगलक भी एक प्रकार का कंट्रोवर्शियल प्ले है। So Girish Karnad was also elected as the president of the Oxford Union in 1962 to 1963. He has translated his play into English. He also won Padma Shri in 1974, Padma Bhushan in 1992. He also won 4 Filmfare Award, like is 3 for Best Director, and the 4th was for Best Screenplay Writer. Okay. He has also got many awards such as कालिदास सम्मान, मानद उपाधि। So students, ये 13 सीन का एक प्ले है। इसके अंदर दरबार लगाया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दूसरी अवाम के साथ में बैठा हुआ है, अधिकारियों के साथ में बैठा हुआ है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के
कह सकते हैं कि अपन मंत्री और लोगों के बीच में वो अपना दरबार लगाए हुए बैठा है। तो जैसे ही उसने दरबार लगाया हुआ था, तो ऐसे राज्य की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बात करते करते अचानक से उसने डिसीजन ले लिया कि वो अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद यानी कि देवगिरी में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन उसने अचानक से लिया बिना किसी से परामर्श लिए हुए, यही सोच के कि वो जब दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट कर देगा तो उसे मंगोलों के अटैक से बचा जा सकेगा अपने राज्य को। और जब वहाँ पे दौलताबाद शिफ्ट हो जाएगी राजधानी, तो वहाँ का जो कह सकते हैं साउथ का जो एरिया है वो उसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा रीज़न उसका ये था दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करने का कि दौलताबाद के अंदर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ वो सेक्युलर राजा था, तो वो हिंदू लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। तो अगर वो दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करता है तो वहाँ की जो मेजॉरिटी है जो हिंदू लोगों की, वो वहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा एज ए सम्राट, तो उसे बहुत से लोगों से सहायता मिलेगी। यही सोच के उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। तो जब हिंदुओं के बारे में इस तरह की बातें वो सोचता था, तो जो मुस्लिम लोग थे वो उनकी इस तरह की जो बात है हिंदुओं के प्रति इतनी उदार नीति को सोच के थोड़ा उनको अजीब लगा, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। मन ही मन के अंदर वो सोचते थे कि ये हिंदुओं के प्रति ज़्यादा सोचता है। एक तरह से वो उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी हिंदुओं को कह सकते हैं कि हिंदुओं के बारे में इतना सोचना। तो उसकी इसी सेक्युलर डिसीजन की वजह से कुछ जो मुस्लिम लोग हैं वो उसके खिलाफ हो गए थे। आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन इसके खिलाफ हुए थे। अब इस कहानी में एक अजीज नाम का कैरेक्टर है जो ब्राह्मण का भेष बदल करके आता है और अपना नाम विष्णु प्रसाद बताता है। ये सुल्तान के खिलाफ एक केस लड़ने के लिए आया हुआ है। तो चूंकि ये एक ब्राह्मण बन के आया, तो सुल्तान का प्यार हम हिंदुओं के लिए जानते हैं कि वो किस तरह से हिंदुओं के डिसीजन को बहुत प्रायोरिटी देता था। तो वो जो केस लड़ने के लिए आता है वो उस केस में जीत भी जाता है। ठीक है, तो केस कुछ इस प्रकार था कि वो उसको बोलता है तुगलक को कि आपके कुछ अधिकारियों ने मेरी ज़मीन को मतलब जब्त कर लिया है, तो मुझे मेरी ज़मीन वापस दीजिए। तो इस तरह का वो एक खामियाजा मांगता है, तो खामियाजे के बदले उसको या तो वो ज़मीन दे दी जाती है या कुछ पैसे उसको दे दिए जाते हैं। यहाँ पे अजीज और आजम जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों ही प्लान करते हैं कि जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट होगी तो उस बीच हम दोनों लोगों को लूटेंगे एक तरीके से, मतलब उनको पागल बना करके उनको पागल बनाएंगे, मतलब उनसे कुछ ना कुछ रुपए पैसे ऐंठेंगे हम। ठीक है, तो अब दूसरे सीन की बात आती है। यहाँ पर सुल्तान अपने चैम्बर के अंदर बैठा हुआ है, वो चेस खेल रहा है क्योंकि उसकी चेस खेलना बहुत पसंद है। तो वहीं पे उसकी माँ आती है और उसे बोलती है कि तुम तो यहाँ चेस खेल रहे हो और वहाँ पे शेख इमामुद्दीन ने तुम्हारे खिलाफ उल्टी सीधे बातें भिड़का रहा है लोगों को। तो अपनी माँ की ये बातें सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत से डिसीजन ले लिया कि शेख इमामुद्दीन को वो मार डालेगा। लेकिन ये उसने अपने दिल के अंदर ही रखा, ये बात अपने जहन में रखी कि वो उसको मारेगा, लेकिन वो किस तरीके से मारेगा ये उसने खुद से प्लान किया। तो जब उसको पता चला कि इमामुद्दीन ऐसी बातें कर रहा है, तो उसी टाइम पे उसके पास में खबर आई। जब वो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा था, तो उसी टाइम पे उसके पास में खबर आई कि ऐन उल मुल्क उसके ऊपर अटैक करने वाला है अपने 30,000 सैनिकों के साथ में। तो वो चाहता था कि शेख इमामुद्दीन ने जो उसके खिलाफ लोगों को भिड़काया है वो इसका बदला ले। तो उसने क्या करा, शेख इमामुद्दीन को बुलाया और उससे बोला कि आप ऐन उल मुल्क के पास में जाओ और उनसे कहो कि आप उनके पास में सुल्तान बन के जाओ, क्योंकि जो शेख इमामुद्दीन था वो हूबहू तुगलक के जैसा ही दिखता था। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बोला कि आप उसके पास में जाओ ऐन उल मुल्क के पास में और उनको बोलो कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल कह सकते हैं अप्रोच उसके पास में लेके जाओ। अब जब ये शेख इमामुद्दीन उसके पास में ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ लेके जाता है,
और उसको बोलता है इस तरह की बातें। तो शेख ये जो ऐनुल मुल्क है वो समझता है कि ये स्वयं वो तुगलक ही है, क्योंकि वो तुगलक की तरह दिखता था। उसने शाही ड्रेस पहनी हुई थी उसकी जैसी, हाथी घोड़ों के साथ में युद्ध करने के लिए आया था। युद्ध क्या, उसके साथ में पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने आया था। तो तभी ये खबर आती है कि ऐनुल मुल्क ने शेख इमामुद्दीन को मार दिया। उसी टाइम पे उसने दिल्ली के अंदर एक दरबार लगाया और अचानक से अनाउंस किया कि वो जो अपनी कॉपर की करेंसी है उसको लॉन्च करेगा। पहले सिल्वर की दिनार चलती थी, गोल्ड की करेंसी चलती थी, लेकिन अब कॉपर की करेंसी यानी कि तांबे की करेंसी, तांबे के सिक्के चलेंगे। ये उसने एक तरीके से घोषणा करवा दी, क्योंकि लोगों के पास में तांबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था। तो वो बहुत चीटिंग कर रहे थे एक तरह से राजा के साथ में। वो सिल्वर के जो सिक्के हैं उसको रिप्लेस कर रहे थे चांदी से, सॉरी तांबा से। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे राजा एक दरबार लगाता है। तो दरबार में उसने अनाउंस तो कर दी कि ये मैं रिप्लेस करूँगा। फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। जब वो नमाज़ पढ़ रहा होता है तो शिहाबुद्दीन, रतन सिंह, आमिर और शेख, ये चारों पांचों मिलके क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हम लोग इस जो राजा है, ये सुल्तान है तुगलक को मारेंगे। क्योंकि ये इस तरीके से संख्या भरे डिसीजन ले रहा है, उससे जनता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और उसने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। तो वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। तो प्लान तो बन जाता है, लेकिन अब क्या करते हैं कि शिहाबुद्दीन जो है वो सुल्तान को बोलता है कि आप ये डिसीजन मत लो ये दिल्ली से दौलताबाद जाने का, क्योंकि आपने पहले से ही लोगों के मन में अशांति पैदा कर दी है। ये तांबे की करेंसी को मतलब सिल्वर की करेंसी को तांबे की करेंसी में चेंज करके अब आप दिल्ली से दौलताबाद जाने का डिसीजन मत लो। तो फिर सुल्तान को ये उसका अच्छा नहीं लगता है, ये उसका जो आइडिया था। तो वो क्या कर, उसको फिर बाद में कहीं से पता लग जाता है, उसको अपने ही जासूस लोगों से पता लगता है कि जो ये शेख इमामुद्दीन है, ये रतन सिंह, आमिर और शेख के साथ में मिलकर उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसी टाइम पे शेख ये शहाबुद्दीन को तो वो खुद से मार देता है किसी तरीके से षड्यंत्र रच के। और बाकी जो तीन हैं, रतन सिंह, आमिर और शेख, उनको वो मरवा देता है अपने ही किसी साथियों से। साम्राज्य में ये जो प्रेयर होती थी, ये कह सकते हैं कि नमाज वगैरह होती थी, उस पर रोक लगा दी थी। इसलिए कि वो सोचता था कि ये मैं जब नमाज़ पढ़ रहा था तभी इन लोगों ने ये योजना बनाई थी, तो क्या पता कभी मैं और आगे नमाज़ पढ़ूंगा तो ये लोग मेरे को मार देंगे। तो उसने प्रेयर के ऊपर भी अपने साम्राज्य के अंदर रोक लगा दी थी। तो फिर अब दिल्ली से दौलताबाद जाने का फरमान जारी होता है और वो आदेश देता है लोगों को कि दिल्ली से दौलताबाद की तैयारी कर ले, जो चलना चाहता है वो चले और जो नहीं चलना चाहता है वो यहीं पे रुके। लेकिन फोर्सफुली उसने लोगों को मतलब कहा ही था कि चलना ही है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसी बीच जो ये अजीज है, जो एक लोगों को लूटता है, अजीज और आजम, ये दोनों बातचीत करते हैं। अजीज उसको आजम को बोलता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो, फिर भी तुम मतलब ये लूटने की कला को बहुत अच्छी तरीके से नहीं सीख पाए। मुझे देखो, मैंने एक सुल्तान को ही मतलब मूर्ख बना दिया। उससे मैंने ये झूठ बोल करके कि आपके ही अधिकारियों ने मेरी ज़मीन ली है और उससे मैंने मुआवजे के तौर पे कुछ ज़मीन ले ली और कुछ पैसे भी ले लिए। तो यहाँ पे अजीज और आजम की लड़ाई हो जाती है। फिर उसी टाइम पे अचानक एक बहुत बुरी खबर आती है कि जो अजीज ये तुगलक का बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सलाहकार जो था नाजीब, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अब यहीं पे एक खबर आती है कि गयासुद्दीन तुगलक से मिलने के लिए आ रहा है। तो उसी टाइम पे अजीज एक आइडिया लगाता है, वो गयासुद्दीन को बीच में ही किडनैप कर लेता है, उसको मार देता है और तुगलक के सामने गयासुद्दीन बन के जाता है। दोस्तों होता यूँ है कि जब उसने प्रेयर करने पे रोक लगा दी थी तो तुगलक ने ये अनाउंस भी कराया था कि जब गयासुद्दीन अब्बासी यहाँ पे आएगा दरबार के अंदर, तब से प्रेयर चालू हो जाएगी, ठीक है। तो लोगों को
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि परेड चालू हो या नहीं, क्योंकि लोग अभी अकाल से भूखे मर रहे थे। मतलब जो राजकोष खाली हो चुका था, तो लोग जहाँ पे भूखा अकाल पड़ा था, खाने पीने की चीज़ों का इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी डाउन हो चुकी थी, उस वजह से परेशान थे, ना कि परेड की वजह से। ठीक है। अब उसकी जो माँ है, ये स्टेप मदर है, सौतेली माँ, वो उसको बोलती है कि तुम ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये परेड बंद करना, कभी चालू करना, कभी किसी को मारना, कभी किसी को मारना, तुम अपने साम्राज्य में जो अकाल पड़ा है उसके बारे में तो सोचो। तो उसका दिमाग तो ऐसे ख़राब था कि उसके जो पॉलिटिकल सलाहकार था नाजिब, उसको किसने मारा, तो वो उनको तो ढूंढने में लगा हुआ था। यहीं पे उसकी माँ आके बताती है कि मैंने ही उसको मरवाया है नाजिब को, क्योंकि वो तुम्हें अजीब अजीब सी सलाहें देता था, तो मैंने क्या करा, उसको मरवा दिया। यहाँ पे इसको तुगलक को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरी आवाम के सामने अपनी माँ को कोड़ों से पीटने का आदेश देता है और बोलता है कि इसको कोड़े पीट कर मार दिया जाए। वो इतना सनकी था कि उसने अपने पिता को भी मरवा दिया, अपने भाई को भी मरवा दिया, अपने बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त को भी मरवा दिया, और विरोधियों को तो मरवाता ही था, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी मरवा दिया। ठीक है। यहाँ पे उसके सनकी बने का एक और परिचय मिलता है हमें। ठीक है। अब इस बीच में होता क्या है, जब वो अजीज है जो गयासुद्दीन अब्बासी बन के उसके सामने आया हुआ है, तुगलक के सामने, वहीं पे जब दरबार के अंदर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक हिंदू औरत वो अजीज को पहचान लेती है, जो वो गयासुद्दीन बन के आया हुआ है उसको पहचान लेती है। तो उस टाइम पे तो ठीक है, नॉर्मल बात को लेके लोग उसको टाल देते हैं, तुगलक इतना गौर नहीं करता है। लेकिन बाद में जब वो गौर करता है तो उसे वो अजीज को गिरफ्तार करवा लेता है, और अजीज उसको बताता है कि उसने किस तरह गयासुद्दीन को भी मारा, और किस तरीके से उसने उससे ना बहुत सारी चीज़ें ऐंठी है, और उसने किस तरह से षड्यंत्र करके राजा को बेवकूफ़ बनाया। अब जब इस तरीके की बात पता चलती है तो आजम डर जाता है। आजम उसको बोलता है अजीज को कि चल अपन यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उनको पता लग चुकी होगी, तो अपन दोनों मारे जाएंगे। तो अजीज बोलता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा और तुम भी नहीं भागोगे। तो आजम भागने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अजीज आजम को मार देता है, वो उसका भी मर्डर कर देता है। ये बात भी वो सुल्तान को बता देता है कि मैंने उसका भी मर्डर किया था। अब जब सारी बातें सुल्तान को पता लग जाती है तो वो अजीज को बहुत ही चालाक समझता है और उसको बोलता है कि तुमने किस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं इतना बड़ा तानाशाही शासक हूँ, तो मुझे तुमने बेवकूफ़ बना के अपनी वीरता का परिचय दिया है, अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। तो वो उसे इम्प्रेस होके दक्कन का एक मतलब साम्राज्य वो उसको दे देता है। उसकी बेवकूफ़ी देखो, जिसने उसके साथ में षड्यंत्र किया, जिसने उसके साथ में धोखाधड़ी करी, उसी को ही उसने क्या कर दिया, राज्य दे दिया, दक्कन का राज्य। तो इस तरीके से अब ये प्ले की एंडिंग का टाइम आ चुका होता है, और अंत में हिस्टोरियन बताते हैं कि ये रात में सो गया था फिर तुगलक, ये सारी बातें होने के बाद में, और सुबह जब उठा बहुत ही कंफ्यूज सा दिखा। तो यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बस इतना ही पता लग जाता है कि किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक इतना बड़ा राजा होकर भी एक तरीके से बेवकूफ़ी भरे कार्य करता था।